बच्चा देने वाला स्तनधारी जो है प्लेटिपस है। इसके बाद देगा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भालू हो गया, ये सब जो किस वर्ग में आएगा? स्तनधारी के किस वर्ग में? यूथेरिया में आ जाएंगे। सही है, यूथेरिया में आ जाएंगे। और अंडे देने वाले स्तनधारी किस में आएंगे? प्रोटोथेरिया। सही है, प्रोटोथेरिया में आ जाएंगे। प्रोटोथेरिया में आ जाएंगे आपका अंडे देने वाले स्तनधारी। जैसे कि एग्जाम्पल में एक दो नाम बताइए। प्लेटिपस जो आप कहे थे तभी, वो अंडा ही देता है लेकिन स्तनधारी है। हाँ, वो स्तनधारी है। प्लेटिपस जो है आपका स्तनधारी है जो कि अंडा देता है। और एक नाम और है एकिडना जो है ये भी आपका अंडा ही देता है लेकिन क्या है तो आपका स्तनधारी है। तो ये प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे स्तनधारी जो अंडा देता है वो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आ गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वैसे स्तनधारी जो बच्चा को जन्म देता है वो किसके अंतर्गत आएगा? यूथेरिया के अंतर्गत। सही है, यूथेरिया के अंतर्गत। और एक आपका क्या होता है? मेटाथीरिया की बात करेंगे तो अर्ध पके बच्चे को जो है जन्म देता है। जैसे कंगारू हो गया, मैक्रोपस हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब जो है अर्ध पका बच्चा जन्म देता है। तो ये किस में आएगा? मेटाथीरिया में। और स्तनधारी, वैसा स्तनधारी जो अपने पूर्ण बच्चा को विकसित बच्चा को जन्म देता है वो मेटाथीरिया में। और वैसे स्तनधारी जो अंडा देता है वो प्रोटोथीरिया में। तो याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा तो हम लोग किस में आएंगे? मनुष्य की अगर बात करेंगे सीधा सिंपल में लेंगे तो यूथेरिया के अंतर्गत ही आएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा समुद्री घोड़ा बताना है। अभी तो बता ही है। हाँ, ये तो आपका वास्तविक मछली है। इसके बाद बताएगा पक्षी वर्ग में जो है बताइएगा कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। सही है। ये समतापी होते हैं या विषमतापी होते हैं? पक्षी समतापी होते हैं। सही है, समतापी होते हैं। समतापी का से क्या होता है? सही है, हमेशा टेम्परेचर सेम रहेगा। जैसे मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य का भी टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं होता है ना। अगर मान के चलिए ठंडा में आपका 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर शरीर का, तो अभी बढ़ थोड़ी जाएगा, उतना ही रहेगा। वो बढ़ेगा उस समय में जब आपका आंतरिक प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उस समय हाँ बुखार लगेगा। इसके बाद बताएगा सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है कौन सा? सही है, स्क्विड है। इसके बाद ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलास्का है। ऑक्टोपस जो है हाँ एक मृदु कवची मोलास्का है ऑक्टोपस। इसके बाद नील गाय किस कुल में आती है? नील गाय जो है हिरण की एक। सही है, हिरण कुल में ही आती है नील गाय। इसके बाद निम्न से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास गिब्बन है, गोरिल्ला है, लंगूर है। इसके बाद है ओरंग उलेट। इसमें क्या हो जाएगा? लंगूर हो जाएगा। लंगूर जो है वो कपी नहीं है। आपका गिब्बन है, गोरिल्ला है, ओरंग उटेंग है। हाँ, तो इसमें से आपका लंगूर जो है वो कपी नहीं है। और एकमात्र जो कपी पाया जाता है मानव कपी, वो किस राज्य में पाया जाता है? असम में श्वेतभू है, जिसका नाम है श्वेतभू गिब्बन है। इसके बाद देगा निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन था आपका चींटी, कंकरोच, केकड़ा और मकड़ी। सही है, चींटी। और चींटी जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। सही, ऑर्थोपोडा हो जाएंगे। इसके बाद मच्छर, ये भी ऑर्थोपोडा के ही अंतर्गत रहेंगे। सही है। तिलचट्टा, ये भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। केकड़ा, ये भी ऑर्थोपोडा के ही अंतर्गत आएंगे। केकड़ा ऑर्थोपोडा में ही आता है। घोंघा मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। सही है। केचुआ एनेलिडा के अंतर्गत। सही बोल रहे हैं, एनेलिडा। केचुआ की बात करेंगे तो एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। सही है, केचुआ एनेलिडा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा इसमें नहीं साइंस क्वेश्चन, करंट से कुछ पूछते हैं। 10 नंबर पेज चलिएगा। बताइएगा इस बार का बजट जो 24-25 है वही आपका होमवर्क था। बताना है जिसमें कुल बजट जो है इस बार का कितना रखा गया? इस बार 24-25 का जो है कुल बजट कितना रखा गया? 48.21 करोड़ लाख करोड़ है। 48.21 लाख करोड़ है, जिसमें बताना है आपका अगर हम बात करेंगे राजस्व प्राप्तियां कितना करोड़ है?
राजस्व प्राप्तियां 31.29 आप रख सकते हैं, 31.29 करोड़। इसके बाद पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे तो 16.91 करोड़ आप रख सकते हैं। इसके बाद देगा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा जो है 2024-25 का कितना अनुमान लगाया गया? 4.9% जो है लगाया गया अनुमान, जो कि 2024-25 का है। वही 2023-24 में संशोधित अनुमान जो था वो 5.6 था। अगर हम बात करें राजस्व घाटा को लेकर के तो जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है अनुमान लगाया गया है 2024-25 के लिए? 1.8%। 1.8% आपका राजस्व घाटा हो गया। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 4.9%। राजकोषीय घाटा 4.9 और इसके बाद राजस्व घाटा 1.8%। इसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा एक होता है जो जीडीपी का कितना प्रतिशत लगाया गया 24-25 के लिए? 0.6%। 0.6% हो जाएंगे प्रभावी राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो जीडीपी का कितना प्रतिशत 2024-25 के लिए? वो 1.4%। ये याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ज़्यादातर पूछा है, एक प्रभावी राजस्व घाटा भी पूछा जाता है। तो याद करिए एक बार फिर से, राजकोषीय घाटा की बात करें कितना प्रतिशत? 4.9% 24-25 के लिए। इसके बाद अगर हम राजस्व घाटा की बात करें कितना प्रतिशत? 1.8%, सही है। इसके बाद एक हम बात करेंगे प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%। 0.6% हो जाएंगे। इसके बाद एक प्राथमिक घाटा होता है जो कि जीडीपी का 1.4% लगाया गया। इसके बाद होगा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। अच्छा, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा का मतलब जो है क्या होता है? इतना रुपया सरकार उधार लेगा, मतलब जितना राजस्व घाटा के बारे में बताया गया, कितना बताया गया? तो 16.13 करोड़ रुपया बताया गया। इसका मतलब जो है सरकार इतना क्या लेगा? उधार लेगा। बताएगा 2024-25 में जो है सिर्फ 4 मद है, शीर्ष 4 मद है, जिसमें बताएगा रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, किस जगह से, जो है कैसे रुपया सबसे ज़्यादा जो है भारत में आता है, किस प्रकार से? उधार और अन्न देयकर्ता से आता है, सही है। उधार एवं अन्न देयकर्ता से जो है भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, जो कि 27% पैसा आता है। और खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा खर्चा जो है कहाँ होता है? कर शुल्क में होता है। कर शुल्क और राज्यों के हिस्सा में खर्चा हो जाता है सबसे ज़्यादा, जो कि 21% खर्चा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा जो है पैसा किस माध्यम से आता है? आयकर के रूप में आता है। इनकम टैक्स जो है 19% आता है। इनकम टैक्स की बात करेंगे तो 19%। और दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा कैसे खर्चा होता है पैसा? तो ये ब्याज के रूप में, ब्याज भुगतान के रूप में जो है दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है भारत का। पहले स्थान पे कैसे खर्च होता है ज़्यादा? कर और राज्यों को देने के लिए, हाँ, डोनेट करने के लिए राज्य और कर के रूप में जो है आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, जो कि कितना प्रतिशत? 21%। और दूसरे स्थान पे जो है खर्चा होता है वो किसका होता है? ब्याज भुगतान में। और ब्याज भुगतान में 19% होता है। याद रखिए, आयकर से आता भी 19% है और खर्च भी हो जाता है आपका 19%, जो कि ब्याज में ही आप खर्च करते हैं। इसके बाद बताया जीएसटी से कितना प्रतिशत भारत में पैसा आता है? 18%। एक जीएसटी का प्रकार भी 18%, आप याद रख सकते हैं। जीएसटी के टोटल कितने प्रकार हैं? देखिएगा 5 को मान सकते हैं, लेकिन 0 को आप माने तो, 9 माने तो भी कोई फर्क नहीं है, 4 ही माने, क्योंकि 0% जीएसटी का मतलब क्या हुआ? कोई जीएसटी का है ही नहीं। तो 12 है, एक तो 5 है, 5%, इसके बाद 12 है, इसके बाद 18 है और इसके बाद 28 कर दिया, सही है। इसके बाद देगा जीएसटी से कितना प्रतिशत आता है? 18% जो है पैसा आता है। इसके बाद देगा विकसित भारत के लिए जो है दिशा में कितने बजट प्राथमिकताएं दी गई है इस बार का? विकसित भारत बनाने के लिए जो है कितने बजट प्राथमिकताएं दी गई है? 9, जिसमें 9 में है आपका कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और लचीलापन। इसके बाद भी बात करेंगे तो रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, इसके बाद विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। इसके बाद है नई पीढ़ी के सुधार। ये टोटल जो है आपके पास 9 दिया गया है, 9 दिशा जो है आपके पास दिया गया है, जिसमें आपको बताना है बजट में जो है 4 जाति पर विशेष ध्यान दिया गया। वो कौन कौन सा जाति पर विशेष ध्यान दिया गया? जो अभी रोजगार है, बच्चा तो नहीं, नहीं ये भी नहीं, हाँ सही है। एक तो महिला, पुरुष का चर्चा इसमें काहे करते हैं? पुरुष के लिए कुछ नहीं,
वो पढ़ लिख लिए नौकरी ले लीजिए, बस यही। हाँ, एक आपका गरीब है, युवा है, इसके बाद अगर हम बात करें युवा में सब आते हैं। हाँ, इसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला है, इसके बाद एक अन्नदाता जो किसान आप ले सकते हैं, अन्नदाता किसान, तो टोटल 4 है। बजट में जो है 4 जाति पर विशेष ध्यान दिया गया। पूछा जा सकता है आपको 2024 के बजट में जो है इनमें से किस जाति पर ध्यान नहीं दिया गया, तो 4 याद रखिएगा। एक तो आपका युवा हो गया, एक महिला हो गया, एक अन्नदाता हो गया और एक आपका गरीब हो गया, तो 4 पे ध्यान दिया गया। बजट का थीम बताना है क्या है 2024-25 के जो है बजट का थीम क्या है? सही बोल रहे हैं, रोजगार है, कौशल है, MSME है और मध्यम वर्ग, सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन के अनुसार जो है इसमें बताना है आपको प्राकृतिक खेती, आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कितने जैव अनुसंधान या संसाधन जो है स्थापित किया जाएगा? 10,000 किया जाएगा, सही है, 10,000 हो जाएंगे। इसके बाद आएगा DPI का प्रयोग करते हुए जो है कितना जिला में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? 400 जिला में किया जाएगा, सही है, 400 जिला में किया जाएगा। कितने करोड़ किसान के जमीन के ब्यौरे की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा? 6 करोड़, सही है, 6 करोड़ हो जाएंगे। राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे, कितना राज्य में? 5 राज्य, 5 राज्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद बताइएगा 2 नंबर सेक्शन, चलिएगा बताइएगा, पहला जो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया गया है, सही है। और दूसरा आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन था एशियाई किंग गिद्ध जो है IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और ये संकटग्रस्त है, ये सही है कि गलत है? सही है, सही है, ये संकटग्रस्त जीव है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? सही है, 2016 में किया गया है। इसके बाद है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का थीम क्या रहा? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का जो है थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। हाँ, भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, यही है। इसके बाद रहेगा निम्न से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है, असत्य है, सॉरी बताना है आपको। कह रहा है कौन सा कथन असत्य, हम आपको तर्क दे रहे हैं। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद बताना है आपको। दूसरा में है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये गलत है, सही है, हाँ गलत है। हालांकि स्थापना तो 1949 में ही किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो आपका केवल सेकंड गलत हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में जो है किसे मंजूरी दिया गया? यानी भारत के विदेश सचिव कौन बने? विक्रम मिस्री, सही है, विक्रम मिस्री हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार सूचकांक 2024 के संदर्भ पे जो है आपको विचार करना है और इनमें बता रहा है कौन सा कथन गलत है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद सेकंड है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले LIC की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद तीसरा है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसओ का स्थान दिया गया है। कौन सा गलत है? देखिए पहला और दूसरा क्या है तो गलत है और तीसरा ही सही है ना, तीसरा ही सही है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार जो है शीर्ष देश पर अगर हम बात करें तो सिंगापुर है और उसके बाद डेनमार्क है और उसके बाद USA है। तो यही आपको याद रखना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार जो है पहला स्थान कौन देश का है? सिंगापुर का। इसके बाद रहेगा चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? सही है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका उत्तराखंड में हो जाएंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? केन्या को, सही है। ये बताना है नाटो में जो है कितना देश शामिल है? नाटो में 32 है, 32 है, 32 हो जाएंगे। हाँ, स्वीडन बना है, 32 जो है देश शामिल है, अभी याद रखना है। और नाटो की स्थापना अभी जस्ट देखे थे 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्रुसेल्स में ही था, सही है, ब्रुसेल्स में। इसके बाद बताइएगा निम्न में से कथन पर विचार करिए, सुनिएगा।
हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। इसके बाद सेकंड है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुका। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम पहले क्वेश्चन ये आपको बताए थे, इस किताब का पहला ही क्वेश्चन पहला पेज का ही होगा, जो विश्व शिल्प में जो है 4 जगह शामिल हुआ है, जो कि पहला की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, जयपुर रहा, दूसरा मलप्पुरम रहा है, तीसरा मैसूर रहा है और चौथा श्रीनगर रहा है। तो इस जगह पे जो आपको दिया हुआ है वाराणसी ना होकर के जगह मलप्पुरम होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएंगे, बाकी के पहला सही हो जाएंगे कि चौथे स्थान पे कौन रहा, तो श्रीनगर रहा। इसके बाद रहेगा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में आपको कथन पे विचार करना है, कौन सा कथन सही है। पहला है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद बताना है ये सही है गलत है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन दिया आपको, पहला दिया यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है या सही है? गलत है। ये गलत है। और किसके द्वारा जारी होता है, तो सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन के द्वारा ये जारी होता है, विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन जारी करता है, न कि विश्व बैंक करता है, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा, सेकंड था आपका, देखिएगा इसके बाद है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। ये सही है या नहीं है? ये सही है। यानी आपको ये याद रखना है, विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 2023 में कौन सा रहा, 15वां रहा। सही है, 15वां हो जाएंगे। इसके बाद देगा 18वीं लोकसभा के संदर्भ में जो है बताना है आपको, बताना है प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था। सही है, भर्तृहरि महताब हो जाएंगे, जो कि ये प्रोटेम स्पीकर है। हाँ, यानी अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया था। यह अस्थायी अध्यक्ष का काम होता है, जितने भी मंत्री सदन बैठते हैं उसमें शपथ दिला करके उनका बात खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, कुछ समय के लिए बनते हैं। जैसे आप संविधान सभा में देखे होंगे, पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, तो कुछ दिन के लिए बने, 2 दिन के लिए बने। इसके बाद क्या अस्थायी सदस्य बने थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार अभी भी जो है अस्थायी सदस्य का काम होता है, जितने भी सदस्य होते हैं उनके शपथ को दिलाना, इसके बाद जो है उनका काम खत्म हो जाता है। तो अस्थायी सदस्य के रूप में जो है कौन है अभी, ओम बिरला ना, ओम बिरला हो जाएंगे। किस क्रम के, 18वीं लोकसभा है, सही है, 18वीं लोकसभा के हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा अब तक जो है कितने लोकसभा जो है 2 बार लोग व्यक्ति बन चुके हैं, कितने व्यक्ति जो है 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं? टोटल 6 गो, टोटल 6 गो है, टोटल 6 गो जो है अब तक जो है 2 बार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके बाद बताना है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? के राधाकृष्णन, सही है, के राधाकृष्णन की समिति में जो है गठन किया गया है। इसके बाद रहेगा, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिएगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फेलोमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ये सही है या गलत है? गलत है। ये जो है ना, फिलेमोन यंग जो है आपके फिलीपींस के प्रधानमंत्री नहीं थे, कैमरून के थे, यही आपको दिया गया है। ये फिलीपींस के प्रधानमंत्री के रूप में दिया, लेकिन ये गलत है। कैमरून के प्रधानमंत्री थे वो फिलेमोन यंग, जो कि अभी 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके बाद है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ये सही है गलत है? ये सही है, सही है। आसियान में थाईलैंड है या नहीं है? है, संस्थापक सदस्य के रूप में है आसियान। संस्थापक सदस्य के रूप में आसियान का कितना मेंबर था? 5 मेंबर था, सही है, 5 मेंबर हो जाएंगे। इसके कौन कौन सा रहा? थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और फिलीपींस। सिंगापुर, थाईलैंड, एक तो आपका सिंगापुर तो ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड भी है, इसके बाद फिलीपींस भी है, मलेशिया, इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया है, हाँ सॉरी इंडोनेशिया भी है। तो 4-5 को पूर गया। इसके बाद एक थाईलैंड, 5 गो है, इंडोनेशिया भी 5 गो है। इसके बाद रहेगा, चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किससे? थारिस ज्वालामुखी का संबंध किससे, किस ग्रह से? मंगल ग्रह से, सही है, मंगल ग्रह से हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा
प्लास्टिक कचरे से का निर्माण करने वाला जो है पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है? सही है, नारंगी सैन्य स्टेशन है, जो कि पहला सैन्य स्टेशन है जो कि प्लास्टिक कचरे से जो है बनाया गया था। और दूसरा की बात करेंगे तो जयपुर है। सही है, पहला आपका असम वाला आ जाएगा, दूसरा जयपुर वाला आ जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा अभी जो देखे थे विक्रम मिस्त्री, वो क्या थे? सही है, भारत के विदेश सचिव के रूप में बने हैं, जो कि 35वें विदेश सचिव होंगे। इसके बाद बताइएगा हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम चेंज किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? कैंची धाम। ये गलत है, इनमें से कह रहा था कौन सा गलत है, तो कैंची मठ नहीं रखा गया, गलत है। हम ये पूछ रहे हैं जोशीमठ का नाम चेंज कर दिया है, जोशीमठ का नाम, और क्या रखा गया? सही है, ज्योतिर्मठ रखा गया। सही है, ज्योतिर्मठ रखा गया, जोशीमठ को जो है ज्योतिर्मठ रखा गया। सही है। इसके बाद बताइएगा हाल ही में किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। सही है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटीसी का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपका एशियाई गिद्ध के प्रकार हैं, नशीली दवा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, समुद्री कछुआ। नशीली दवा है। सही है, नशीली दवा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा बताना है, पवन में जो है प्रथम स्थान पर किस राज्य का रहा? गुजरात का है सबसे ज्यादा। इसके बाद गुजरात है, उसके बाद दूसरा तमिलनाडु है, और तीसरे पर कर्नाटक हो जाएंगे। यानी इसमें कह रहा था आपका आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो आरोही में आप इस प्रकार सजा सकते हैं, कर्नाटक, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद गुजरात। वही अवरोही में कहता तो गुजरात, तमिलनाडु, इसके बाद कर्नाटक। इसके बाद देगा एक सम्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है बनने वाला देश कौन सा है? सम्मा देश। स्पेन। स्पेन। 99 पराग्वे है। 101 नेपाल बना है। अच्छा सॉरी, अच्छा इसमें कह रहा असत्य है, कौन सा? गलत कह रहा है ना। सही है, गलत है, तो आपका जो है पराग्वे सम्मा हो जाएंगे और स्पेन 99 हो जाएंगे। तो ये आपका दिया गया था स्पेन सम्मा दिया गया, ये गलत है। हाँ, 101 नेपाल बन गया ना। तो याद रखिएगा 99 जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है शामिल होने वाला देश स्पेन, सम्मा, पराग्वे, और 101वां नेपाल हो गया। सही है। इसके बाद बताइएगा 25 से था पूछ लेंगे ज्ञान बिंदु का। अच्छा PDF होमवर्क नहीं भेजे थे, ध्यान से निकल गया था। चलिएगा बताइएगा बौद्ध धर्म का जो है उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। सही है, 6ठी शताब्दी में हुआ था। बताना है, अभी महाजनपद चलना है ना, बताना है कितने महाजनपद की चर्चाएं किया गया? 16 महाजनपद की चर्चा किस में किया गया? सही है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। और कहाँ किया गया? भगवती सूत्र में भी किया गया और महावस्तु में। देखिएगा एक तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। इसके बाद भी बौद्ध धर्म के महावस्तु ग्रंथ में भी 16 महाजनपद की चर्चाएं की गई है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चाएं की गई है। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे इस जनपद में जो है अंक की राजधानी कहाँ थी? सही है, अंक की राजधानी चंपा थी। इसमें इस महाजनपद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली कितना? सबसे शक्तिशाली तो मगध रहा। अगर ज्यादातर शक्तिशाली अगर हम देखने का प्रयास करें तो कितने शक्तिशाली महाजनपद को जो है हम विशेष तौर पर देख सकते हैं? 4 को। सही है, कौन कौन सा? मगध तो था ही, बज्जी नहीं था। बज्जी जो था ना वो स्वतंत्र था, वो बेचारा उसमें नहीं रखता था। कौन कौन सा? एक तो आपका मगध हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, और कौशल हो जाएगा। तो ये जो था वो 4 जो था शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें बताना है एक तो आपका हो जाएगा मगध हो ही जाएगा, जो कि आप जान रहे होंगे सबसे शक्तिशाली तो मगध ही था। उसके बाद अवंती था, कौशल था, वत्स था। हाँ लिखिए, मगध, अवंती, कौशल और वत्स। तो हाँ, तो ये सब जो था वो शक्तिशाली महाजनपद था। बताना है महाजनपद में जो है
कितने महाजनपद दक्षिण भारत में थे? एक महाजनपद थे। सही है। कौन सा था? अस्मक था। अस्मक की राजधानी पोटली। पोटली किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे ही था। सही है, गोदावरी नदी के किनारे ही स्थित था। जिसमें बताना है वत्स जैसे बताएं तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? सही है, कौशाम्बी हो जाएंगे। सही है, कौशाम्बी। इसके बाद कौशल का श्रावस्ती। और ये कहाँ पड़ता है श्रावस्ती? सही है, उत्तर प्रदेश में। कौशल महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? परसेनजीत। सही है, परसेनजीत जो है कौशल महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करें वत्स के जो है सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? वत्स के, वत्स महाजनपद था ना, वत्स की राजधानी सबसे पहले बताइए कहाँ था? कौशाम्बी था। सही है, कौशाम्बी या कौशल भी आप कह सकते हैं। इसको बताना है आपको। जो इसके सबसे शक्तिशाली राजा उदयन थे। देखिएगा, उदयन एक अलग है, उदयन एक अलग है। तो यहाँ वत्स के जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो उदयन है। और जब आप मगध पढ़ेंगे तो मगध में जो है आप देखेंगे मगध को विकास करने के लिए जो है हर्यक वंश की स्थापना हुआ था। और हर्यक वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो नहीं, उदयन नहीं था। हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन नहीं था, नागदशक था। लेकिन उससे पहले की शासक की अगर बात करते हैं तो उदयन था। तो एक उदयन जो आप देख रहे हैं वो हर्यक वंश में देख रहे हैं, और एक उदयन जो देख रहे हैं ये वत्स के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करेंगे अवंती, तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? सही है, अवंती की राजधानी उज्जैन भी थी, महिष्मती भी थी। महिष्मती या उज्जैन दोनों जगह ये राजधानी रहा। अगर हम बात करें एट लोकेशन, तो इसका लोकेशन कहाँ रहा? सही है, मध्य प्रदेश में रहा। सही है। अगर ये जो है ना अवंती को दो पार्ट में बांटा है, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी हुआ था वो उज्जैन हुआ था, और जो दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ था वो महिष्मती हुआ था। ये बताना है अवंती के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? राजा चंद्रप्रद्योत। नाम सुने होंगे, राजा चंद्रप्रद्योत। और ये राजा चंद्रप्रद्योत एक बार बीमार पड़ गया था, तो आप सुने होंगे जो बिंबिसार के काल में जो है वो एक वैद्य रहते थे जिसका नाम जीवक था, और इनके यहाँ इलाज के लिए भेजे थे, इस राजा को ठीक करने के लिए भेजे थे, जीवक गया था। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करते हैं मगध को लेकर के, तो राज जो है राज के कितने प्रकार था? दो प्रकार था, राजतंत्रात्मक प्रणाली और एक गणतंत्रात्मक प्रणाली था। इसके बाद रहेगा, काशी की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपद में काशी की राजधानी वाराणसी। सही है। और वाराणसी जो था वो काशी में जो है सूती वस्त्र के लिए व्यापार का फेमस जगह था। सूती वस्त्र के व्यापार के लिए, घोड़े के व्यापार के लिए ये फेमस जगह जो था आपका काशी वाराणसी। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करेंगे अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। सही है। अंग को अपने साम्राज्य में किस मगध के शासक ने मिलाया था? बिंबिसार ही। सही है, बिंबिसार के द्वारा ही मिला लिया गया था। सही है। इसके बाद रहेगा, और अंग की राजधानी चंपा बिहार में ही है। बिहार के किस क्षेत्र में ही आता था? सही है, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र जो आता था वो अंग की राजधानी चंपा उसी क्षेत्र में ही आता था। इसके बाद वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली था। सही है, सही है। विदेह भी हम बता रहे हैं, सुनिएगा वो क्या है हम बता रहे हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली था। सही है। वज्जी जो था 8 संघों का समूह था, जिसमें 8 संघ में विदेह प्रमुख था, और विदेह की जो राजधानी थी वो मिथिला थी। तो समझे? तो ये जो वज्जी की राजधानी है वो वैशाली है, और इसमें कितना संघ? तो 8 संघ। उठ 8 संघ में जो है विदेह प्रमुख था, और विदेह की राजधानी कहाँ हुआ? तो मिथिला। अगर हम बात करेंगे वज्जी को लेकर के, तो वज्जी एट लोकेशन कहाँ हम देख सकते थे वज्जी को? सही है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, ये सब साइड को आप देख सकते थे। सही है। मल की राजधानी कहाँ थी? देखिएगा, सबसे पहले पावापुरी में बनाया गया था, इसके बाद कुशीनगर या कुशावती में बनाया गया था। तो सबसे पहले जो है मल की राजधानी पावापुरी, इसके बाद कुशावती या कुशीनगर में बनाया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में ही हो गया था। सही है, कुशीनगर में हो गया था। चेंदी की राजधानी कहाँ थी? सही है, शक्तिमती हो जाएंगे या सुक्तिमती आप कह सकते हैं। ये बताना है एट लोकेशन ये कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में ये स्थित था। सही है, बुंदेलखंड में स्थित था। सही है, जो कि बुंदेलखंड यूपी है। हाँ। इसके बाद रहेगा, ये वत्स जो देखे थे, वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ? इलाहाबाद के निकट पड़ता। कौशाम्बी की बात करेंगे तो इलाहाबाद के निकट ही पड़ता है। और अभी जस्ट देखे थे, इसके सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? वत्स के उदयन। अभी जस्ट बोले हैं ना, उदयन जो थे सबसे शक्तिशाली राजा थे। कुरु की बात करेंगे तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। ध्यान दीजिएगा, कुरु की राजधानी जो था वो हस्तिनापुर था,
और इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे कुरु के इंद्रप्रस्थ भी था और हस्तिनापुर दोनों जगह था, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों जगह था। इसके बाद बताना है आपको दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में ये पड़ता है, ये जो आपका पड़ता है हस्तिनापुर वो दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में ही पड़ता है। इसके बाद बताएगा उसमें खाली है क्या दिया है, देखिए तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ ही दे दिया, उसमें हस्तिनापुर नहीं दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हस्तिनापुर भी याद रखिएगा, हस्तिनापुर भी था। इसके बाद बताएगा और इसी के समय में जो है कुरु के समय में ही बुद्ध के समय कुरु देश पर जो है कौरव नामक जो है राजा का शासन था। तो यही चीज़ आप रामायण महाभारत में देखते हैं कौरव का, बाकी का तो इतिहास में महाभारत की चर्चाएं ज़्यादातर नहीं है। यही सब जगह मथुरा को देख लीजिए, कौरव को देख लीजिए, भरत को देख लीजिए, यही सब से बनाया गया है ये सब महाभारत वगैरह। इसके बाद बताइएगा पंचाल की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल। देखिएगा पंचाल सीधे ये जो था ना, पंचाल को भी दो भाग में बांटा है, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। जो आपका उत्तरी पंचाल हुआ उसकी राजधानी कहाँ था? सही है, उत्तरी का ना काम्पिल और दक्षिणी का अहिल छत्र। नहीं हम सही बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल दिए। उत्तरी का काम्पिल था और दक्षिणी का अहिल छत्र था, सही है। इसके बाद बताएगा मत्स्य की राजधानी कहाँ था? विराटनगर, सही है। और विराटनगर किस राज्य में? राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा था, सही है, सूरसेन की राजधानी मथुरा था। इसके बाद बताएगा अवंती पुत्र जो है का शासन इसमें था, सूरसेन की राजधानी मथुरा में, जिसमें बताना है ये किसके समकालीन थे, बुद्ध के या जैन के? बुद्ध के समकालीन थे, सही है, बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद है अस्मक की राजधानी कोटली, सही है। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। किस नदी के किनारे? गोदावरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि एकमात्र है दक्षिण भारत का। अवंती की राजधानी महिष्मती, और हम बताए थे अवंती को भी दो पार्ट में बांटे हैं, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती हुआ उसका महिष्मती और जो दक्षिणी अवंती हुआ उसका उज्जैन। इसके बाद बताइएगा गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ, सही है, तक्षशिला हो गया। पांडनी और चाणक्य जैसे व्यक्ति किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही अध्ययन किए थे, सही है। इसके बाद बताइएगा यहाँ के जो है राजकुमारी जो फेमस थी, क्या नाम था उसका? गंधार देश के जो है राजकुमारी गंधारी नाम ही था, गंधारी। बताना है तक्षशिला की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा तक्ष के द्वारा ही किया गया था, जो कि भरत के पौत्र थे, यानी पोता। इसके बाद बताइएगा कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएंगे, सही है, उत्तर पश्चिम राज्य में हाटक पड़ता है। इसकी भी दो राजधानी था, एक तो आपका लाजपुर था और एक आपका हाटक था। तो लाजपुर और हाटक जो है दोनों जगह इसकी राजधानी था कंबोज का। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको नहीं दे कंबोज का हाटक तो लाजपुर भी राजधानी याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा मगध की राजधानी तो जानते ही होंगे, गिरिवर्ज। हाँ, पहले गिरिवर्ज ही था, सही है, गिरिवर्ज ही था। बताएगा इस महाजनपद में जो टोटल 16 महाजनपद देखते हैं, इस महाजनपद में सबसे पहले साम्राज्यवाद की नीति किस महाजनपद ने स्टार्ट किया? साम्राज्यवाद की नीति किस महाजनपद ने स्टार्ट किया? वैशाली इतना महाजनपद अच्छा कोनो महाजनपद ही नहीं था। कहा जाता है अगर वैशाली में अगर आप जाकर के रह रहे हैं तो आप समझिए पूरा विश्व के सबसे जो है प्रसिद्ध शहर में रह रहे हैं। तो उस साम्राज्यवाद की नीति क्यों अपनाएगा? साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश को विस्तार करने के लिए किसी दूसरे देश को हराना या उसे एक्सेप्ट करना, हरा करके उसे साम्राज्य की बात करते। तो साम्राज्यवाद की नीति सबसे पहले मगध ही अपनाया था। हाँ, इस बात को याद रखिएगा। ये सब तो स्वतंत्र था, लिच्छवी जो था वो गणतंत्र था, लिच्छवी जो था वो आपका गणतंत्र था, ये साम्राज्यवाद की नीति को नहीं अपनाता था। इसके बाद रहेगा मगध के विकास के लिए जो है या मगध का चरण की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक ईस्वी में देखते हैं? मगध का चरण का अगर हम वर्ष देखें तो कहाँ से कहाँ तक देखते हैं? सही है, 600 BC से लेकर के 322 BC तक आप देख सकते हैं, सही है। अगर हम बात करें मगध को लेकर के तो मगध के संस्थापक कौन थे? सही है, वीररथ और जरासंध। मगध के संस्थापक वीररथ और जरासंध थे, ठीक ना? आएगा लाइन आइए आगे। मगध के संस्थापक की बात करेंगे तो वीररथ एवं जरासंध हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा मगध को विकास के लिए कौन कौन से वंश आया था? किस किस वंश ने मगध का विस्तार किया? हर्यक, शिशुनाग, इसके बाद नंद वंश ना। एक तो आपका हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश और इसके बाद नंद वंश। अगर हम बात करेंगे हर्यक वंश का तो हर्यक वंश का पीरियड कब से कब तक रहा? 544 से 412 ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व में ही है।
544 से 412 ईसा पूर्व। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हाँ, इसके बाद शिशुनाग की बात करेंगे तो 412 से लेकर के 344 बीसी तक। इसके बाद नंद की बात करेंगे तो 344 से 322 बीसी तक हो जाएंगे, जिसमें बताना है हर एक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। तो बिंबिसार का पीरियड कब से कब तक रहा है, 544 से 592, 544 से लेकर के 592 तक ये जो रहा है आपका, हाँ 492 ही होगा क्योंकि उल्टा गिनती उसमें चल रहा था। तो आपका जो हो जाएगा ये किसका, तो बिंबिसार का, जो कि 544 से 492 बीसी तक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके पुत्र कौन बैठे थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु का कार्यकाल कब से कब तक, 492 से लेकर के 461 बीसी तक। हाँ, 492 से 461 तक जो रहा था वो आपका अजातशत्रु का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन रहा था, उदयन। और उदयन का अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो 461 से 412 बीसी तक हो जाएंगे। उदयन, सॉरी, उदयन है, उदयन। उदयन कहाँ देख रहे थे, वत्स में। और वत्स के जो है सबसे प्रमुख या शक्तिशाली शासक जो थे वो उदयन ही थे, और उदयन जो है वो हर्यक वंश में। इसके बाद देगा अगर हम बात करेंगे बिंबिसार को लेकर के, तो बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए किस नीति का पालन किया, सही है, वैवाहिक संबंध बना करके उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, जिसमें बताना है लिच्छवी नरेश से जो है कौन थी जिससे शादी किया था, वैशाली, सॉरी, वैशाली लिच्छवी वही है, वैशाली। वैशाली के जो है किसके साथ जो है उन्होंने शादी किया था, चलन्ना नहीं था, चलन्ना वैशाली की थी, और राजकुमारी थी, उससे शादी किया था और अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। और इसके बाद कौशल के भी राजकुमारी से शादी किया था, क्या नाम था उसका, महाकौशला था। इसके बाद भी पंजाब के भी महारानी थी क्षेमा। तो इन्होंने जो है 3 शादी करके अपना साम्राज्य विस्तार किया था। एक तो आपका देख लिए जो आप वैशाली को, तो वैशाली से चलन्ना हो जाएंगे, कौशल से महाकौशला, और इसके बाद पंजाब से क्षेमा। इस प्रकार से उन्होंने जो है साम्राज्य को विस्तार किया था। इसके बाद देगा अगर हम बात करते हैं अंक को, तो अंक को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया, बिंबिसार ही मिलाया था, सही है, बिंबिसार ही मिलाया था। और जिस समय में अंक पर अटैक किया था उस समय में अंग्रेज अंक की जो है राजा कौन थे, अंक के राजा कौन थे, जिस समय में जो है बिंबिसार ने अंक पर जो है आक्रमण किया उस समय में अंक के जो है राजा कौन थे, डेरियस प्रथम। अभी कहाँ आएगा डेरियस प्रथम, तो वो विदेशी आक्रमण है, ये तो अभी भारत का चल रहा, तो विदेशी उसमें चलेंगे तब आएगा। हाँ, ब्रह्मदत्त को हराया था, याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त को हरा करके जो है अपने अंक को जो है अपने साम्राज्य में बिंबिसार ने मिलाया था। और जो अजातशत्रु को देख रहे हैं, अजातशत्रु को जो है वहाँ राजपाल नियुक्त कर दिया था, अंग में जाके, अंग में जो है राजपाल नियुक्त किया था अजातशत्रु को। इसके बाद रहेगा अपने पिता को हत्या करने के कारण किसे जो है पितृहंता के नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु को। और अजातशत्रु की भी हत्या किसके द्वारा कर दिया गया, उदयन के द्वारा कर दिया गया था, सही है, उदयन के द्वारा जो है अजातशत्रु की भी हत्या कर दिया गया था। इसके बाद बिंबिसार के 2 नाम है, कौन कौन सा नाम है, क्षत्रोजस और एक आपका श्रोणिक। अगर हम बात करेंगे क्षत्रोजस का, तो मत्स्य पुराण के अनुसार जो है बिंबिसार का नाम क्षत्रोजस है। ये किसके अनुसार, तो मत्स्य पुराण के अनुसार। बिंबिसार के कितने नाम, 2 नाम है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि मत्स्य पुराण में इसकी चर्चाएं की गई है, तो बहुत बड़ी बात है। जो क्षत्रोजस है वो मत्स्य पुराण के अनुसार जो है क्षत्रोजस, और एक क्या बताएं, श्रोणिक। तो श्रोणिक जो है जैन साहित्य के अनुसार है, जैन साहित्य के अनुसार जो है श्रोणिक है, और क्षत्रोजस की बात करेंगे तो मत्स्य पुराण के अनुसार है। 2 नाम हो गए। इसके बाद अगर हम अभी बात किए अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहा, अजातशत्रु का 492 से 461, सही है, 492 बीसी से लेकर के 461 बीसी तक रहा है। इसके बाद देगा उन्होंने वैशाली को जो है किसकी सहायता से जीता था, वैशाली को किसकी सहायता से जीता था, बस्कार उसका मंत्री था। अजातशत्रु का मंत्री जो था वो बस्कार था। इतना आसान नहीं था यहाँ वैशाली को जीतना, क्योंकि वैशाली जो महाजनपद था उसमें राष्ट्र की एकता बहुत ज़्यादा था, लोग के अपनी राष्ट्र के प्रति जो है एकता बहुत ज़्यादा था, उसको जितना आसान नहीं था। कहा गया है बस्कार मंत्री को जो है सबसे पहले जो है आपको भेजा था वैशाली में, और वो उस रहन सहन में रह गया जो लगता था लोगों को ये वैशाली के ही लोग हैं। सबसे पहले 10 वर्ष तक उन्होंने वैशाली में रहा और सबको भांपा,
किस प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना। 10 वर्ष रहने के बाद जो है आदेश देता है अजातशत्रु को, और 10 वर्ष के बाद जो है अजातशत्रु जो है वैशाली पर अटैक करते हैं और उसकी सहायता से जो है वो जीतते हैं वैशाली को। तो बस्कार की सहायता से ही जीते थे, नहीं तो वो नहीं जीत पाता। वैशाली बहुत ही समझिए गणतंत्रात्मक शासन था उसका, और इसके बाद अपने राष्ट्र के प्रति सभी व्यक्ति का जो है बहुत ज़्यादा देश प्रेमी था वो वहाँ के लोग। इसके बाद रहेगा अपने शासनकाल के 8वें वर्ष के उपरांत जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया था। सही है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में ही हो गया था। सही है। इसके बाद रहेगा, और अजातशत्रु की बात करते हैं तो किस बौद्ध संगीति के शासनकाल में जो है अगर हम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कौन सा बौद्ध संगीति ऐसा रहा जिसमें अजातशत्रु भाग लिया? प्रथम में ही हो जाएंगे। सही है, प्रथम बौद्ध संगीति हो जाएंगे। तो ये बताना है बिंबिसार जो है किस धर्म को अपनाया था? आज संप्रदाय नहीं पूछ रहे हैं, वो आजीपक संप्रदाय का था, लेकिन धर्म की बात करें बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु किस धर्म को? ये भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया, ये भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया। सही है। इसके बाद बताएगा इन्होंने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था जो आप बाहुबली सिनेमा में देखते होंगे। क्या क्या? एक रथमूसल का किया था, हाँ, और एक रथमूसल था, और एक आपका महाशिला कंटक था। ये क्वेश्चन पूछा गया, किन्हीं के पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक होगा तो आप उल्टा करके देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा गया है उसमें। तो ये पूछा गया है एक था रथमूसल और एक महाशिला कंटक, क्योंकि सिनेमा भी बन गया है तो स्वाभाविक सी बात है पूछा जा सकता है आपसे। तो इन्होंने जो है 2 हथियार का प्रयोग किया था, एक का नाम था रथमूसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। इसके बाद बताएगा इसकी हत्या जो है अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा ही कर दिया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा उदयन का अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो कब से कब तक? 461 है, 461 से लेकर के 412 तक रहा है। अगर हम बात करेंगे किसने जो है राजगिरी से राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया? उसका नाम बदल दिया था। सही है। जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया? उदयन के द्वारा ही किया गया। सही है। बौद्ध काल में जो है पाटलिपुत्र क्या था? एक गांव था। विकसित अगर करने की अगर बात करते हैं तो उदयन के द्वारा ही किया गया, और सबसे ज़्यादा उसमें योगदान जो रहा महापद्म नंद का रहा। नंद वंश के फाउंडर थे जो कि महापद्म नंद का रहा। इसके बाद बताएगा प्राचीन काल में के समय में जो है पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? जलदुर्ग। जलदुर्ग के नाम से भी जानते थे। कुसुमपुरा किसका नाम था? प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र का। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या? कुसुमपुरा। कुसुमपुरा भी था, कुसुमपुरा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र को जलदुर्ग के नाम से भी जानते थे। पाटलिपुत्र कितने नदियों के किनारे अवस्थित था? सही है, मुख्य रूप से 3 नदी के किनारे ही स्थित था, जो कि अगर हम बात करेंगे सोन हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, इसके बाद गंगा हो जाएगा। लेकिन कुछ इतिहासकार उस समय में टिप्पणी करते हैं जो नहीं, उसमें यमुना भी शामिल था। लेकिन आपको 3 जो दिख रहा है अभी वर्तमान में उसी को ध्यान दे। इसके बाद बताएगा दुइये को दिख रहा है 3 नदी के संगम पर है। सोन तो देख ही रहे हैं ना, सोन गंडक, बूढ़ी गंडक अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक गंडक अलग है। हाँ। तो ये जो अभी अपना बह रहा है ये बूढ़ी गंडक है। हाँ। इसके बाद बताएगा पटना जो नाम पड़ा था किस देवी के नाम पर? पाटन देवी। सही है, पाटना देवी के नाम पे ही पड़ा, जो कि मंदिर भी है पटना में, पाटना देवी का मंदिर भी है, और कहा गया है इसी देवी के नाम पे जो है पटना शहर पड़ा। इसके बाद देगा हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक अभी जस्ट बताए थे नागदशक। सही बोले, नागदशक हो जाएंगे। सही है, नागदशक हो जाएंगे। इसके बाद बताना है किस वंश का शासन आया? शिशुनाग का। शिशुनाग की अगर हम बात करेंगे तो सही है, शिशुनाग ही संस्थापक रहे हैं। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो शिशुनाग वंश का पीरियड कब से कब तक? 412 से लेकर के 344 BC तक रहा। BC तक हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे शिशुनाग के पुत्र कौन हुए थे? कालाशोक। सही है, कालाशोक हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा ये जो है शिशुनाग ने अपनी राजधानी को जो है कहाँ बनाया? वैशाली में बनाया था। सही है। और फिर किस शासक ने वैशाली से हटा करके जो है पाटलिपुत्र में ले गया? कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक फिर क्या किया? यानी पिता की बात को नहीं माना, पिता जो है वैशाली में लाया पाटलिपुत्र से, और फिर कालाशोक जो है वैशाली से उठा करके पाटलिपुत्र में ही ले गया था। इसके बाद बताइएगा ये जो था किस धर्म को स्वीकार किया था? ये बताना है आपको। कालाशोक जो था किस धर्म को स्वीकार किया? सही है, बौद्ध धर्म को। सही है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और कौन सा बौद्ध संगीत हुआ था इसके शासनकाल में?
दूसरा अजात शत्रु, कालाशोक, तो दूसरा हो जाएगा। हाँ, तीसरा में अशोक था और चौथा में कौन था? कनिष्क था। सही है, कनिष्क हो जाएंगे। इसके बाद देगा, अगर हम बात करेंगे ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को लेकर के, तो कौन हुए? सही है, नंदीवर्धन हो जाएंगे। सही है, नंदीवर्धन को किसने हत्या कर दिया? महापद्मनंद। स्वाभाविक सी बात है, जो अगला वंश आएगा वही महापद्मनंद के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताइएगा, कुछ इतिहासकार के अनुसार जो कहते हैं, इन्होंने कितना सेना को संगठित किया था? महापद्मनंद 1 लाख सेना को, और इन्होंने एक राट की उपाधि को भी धारण किया था। पूछा भी जाता है एक राट की उपाधि ना। हाँ, प्रथम शुद्ध राजा भी था ये, जो आपका महापद्मनंद ही था, और एक राट की भी उपाधि धारण किया था, जो कि आपका कौन किया था? महापद्मनंद के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताइएगा, महापद्मनंद जो है कलिंग पर भी आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हुआ करता था। सही है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सही है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। सही है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से था? कलिंग राजा खारवेल। सही है, कलिंग राजा खारवेल से रहा है। सही है, कलिंग राजा खारवेल। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। सही है, घनानंद हो जाएंगे। सही है, घनानंद को सबसे पहले ये बताना, घनानंद किस धर्म को स्वीकार किया था? सही है, जैन धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो घनानंद किन कारण से ज़्यादातर याद किए जाते हैं? किस कारणों से ज़्यादातर याद किया जाता है? सही है, चाणक्य को अपमानित को लेकर के सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, और घनानंद के समय में ही सिकंदर जो आक्रमण किया था भारत में, उसी के समय में किया था, तो उसके लिए भी हम जानते हैं। सही है, इसके बाद बताइएगा, अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर कौन से हिमानी से? सही है, सतोपथ हिमानी से होता है। सही है, सतोपथ हिमानी से हो जाएंगे। बताइएगा, अलकनंदा में जो है कोई मछली है जो फेमस मछली है, मछली का नाम क्या है? महासीर नामक मछली होती है। महासीर नामक जो है अलकनंदा में जो है महासीर नामक मछली। इसके बाद बताइएगा, धौली और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? सही है, विष्णु प्रयाग हो जाएंगे। सही है, अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग हो जाएंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग हो जाएंगे। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग हो जाएंगे। सही है, देव प्रयाग हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, बांग्लादेश में गंगा को किस नदी के नाम से जानते हैं? सही है, पद्मा के नाम से जानते हैं। सही है, पद्मा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र को, तो ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना के नाम से जानते हैं। सही है, जमुना के नाम से हम जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सही है, सांगपो के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। सही है, अगर हम बात करेंगे इसका लेंथ जो है टोटल कितना है ब्रह्मपुत्र का? 2900 किलोमीटर है। सही है, 2900 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे ये कहाँ से निकलती है, तो सही है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, तो आप रख सकते हैं मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। हाँ, तो ये जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में कल बताए थे, कौन कौन सा नदी था? सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सतलज। 3 नदी कल हम जो इम्पोर्टेंट सिंधु का एक नाम लिए होंगे। यानी पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये था कि हिमालय से पहले जिसकी उत्पत्ति हुई, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी वो अपना रास्ता नहीं बदला, तो पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाने। जिसमें अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये सब नदी को हम देख सकते हैं, काट करके जो है वो बना दिया है, और हिमालय से पहले उसकी उत्पत्ति भी हो गई, उसे हम पूर्ववर्ती नदी के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद बताइएगा, कोसी नहीं है। इसके बाद बताइएगा, चुलिया जलप्रपात है किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ में है ये चंबल नदी? राजस्थान में। राजस्थान का एकमात्र कौन सा नदी है जो हर समय बहती? यही चंबल नदी है, जो सालों भर बहते रहती है। सही है। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सही, 1960 में। 20% पानी जो है बताना है भारत को कौन सी नदी से प्राप्त करना था? सही है, सिंधु है, झेलम है, और इसके बाद चिनाब है। इन नदी से जो है मात्र 20% भारत पानी यूज करेगा, और 80% जो है वो आपका पाकिस्तान करेगा।
और किन नदी से जो है, किन नदी में जो है भारत 80% और पाकिस्तान 20%, लेकिन सही है रावी ब्यास सतलज था, लेकिन भारत अगर चाहे तो उस पर डैम भी बना सकता है, उस नदी पे उसका रास्ता भी मोड़ सकता है। ये सब चीज़ें हैं। तब भी देखिएगा पानी का बात आएगा तो पाकिस्तान चुप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जवाहरलाल नेहरू जब जिस समय सिग्नेचर किए थे तो ये सब चीज़ें ऊपर में लिखा हुआ था, हाँ, तब जाके सिग्नेचर किए थे इस बात को लेकर के। इसके बाद बताइएगा सावित्री नदी जो है कहाँ बहती है? सावित्री नदी सही है रायगढ़ और रत्नागिरी के मध्य बहती है, यानी महाराष्ट्र में बहती है, रत्नागिरी और रायगढ़ के मध्य बहती है। हाँ, रायगढ़ और रत्नागिरी के मध्य बहती है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें गोदावरी नदी को लेकर के, गोदावरी नदी जो है कितने भारतीय राज्य से होकर बहती है? 7 गो। कौन कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, सब में मतलब क्या? देखिएगा एक बार सुनिएगा, एक तो आपका महाराष्ट्र हो जाएंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ तो होगा ही ना, इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करेंगे और इसके बाद एक कर्नाटक की बात करें। तो टोटल 7 राज्य से जो है गोदावरी नदी बहती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। सही है, कृष्णा हो जाएगी सबसे दूसरी लंबी नदी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बराक नदी बताना है कहाँ से निकलता है? बराक नदी सही मणिपुर के माउंट जानपो से निकलती है। माउंट जानपो जो है जो कि मणिपुर में ही है, वहीं से बराक नदी निकलती है। अगर हम बात करेंगे बराक नदी बांग्लादेश में भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाती है बांग्लादेश में, ये बताना। बराक नदी असम, मणिपुर, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद वो बांग्लादेश में चल जाती है। सही है। इसके बाद रहेगा सिगला हो गया, सोनाई हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है? बराक नदी की सहायक नदी है। सही है, बराक नदी की सहायक नदी है। इसके बाद रहेगा बराक नदी को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग कितना घोषित किया गया? सही है, 6। बराक नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 6 घोषित किया गया। सही है। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों को जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाने की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा हो सकता है? सही है, सबसे पहले महानदी हो जाएगा, इसके बाद गोदावरी होगा। महानदी के बाद गोदावरी हो जाएगा, इसके बाद कृष्णा हो जाएगा, पेन्नार हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका कावेरी और इसके बाद बेगाई। तो चेन्नई जो है किस नदी के किनारे? बेगई नदी के किनारे स्थित है और साथ में है, तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में बेगई है और सबसे पहले की बात करेंगे तो महानदी है। सजाने के लिए मिल सकता है ये सब क्वेश्चन। इसके बाद बताइएगा गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन सी? मांडवी और जुआरी। सही है, मांडवी और जुआरी हो जाएंगे। सही है, मांडवी और जुआरी। इसके बाद बताइएगा पाम्बा नदी जो है ये किस झील में गिरती है? सही है, बेम्बानाथ झील में ही गिरती है। सही है, बेम्बानाथ झील में गिरती है। इसके बाद बताइएगा अनुसूची फर्स्ट में क्या है? सही है, भारत के राज्य एवं संघ के बारे में बताया गया, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बताया गया है पहला में, जिसमें अगर राज्य की बात करें कितना राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बताया गया। इसके बाद बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? 69। सही है, 69वां संविधान संशोधन के तहत। और ये 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में हुआ था। कब बनाया गया? तो 1991 में बनाया गया। 1991 सही बोल रहे हैं, 1991 हो जाएंगे, 91 याद रखिएगा, 1991। इसके बाद देगा किस अनुसूची में ये चर्चाएं की गई है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद भी नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, राज्यपाल, इन सबको जो है वेतन मिलेगा। सही है, दूसरी अनुसूची में किया गया। दूसरा में वेतन ही याद रखेगा। इसके बाद तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ है। सही है, ये लोग शपथ लेंगे। सही है। और चौथी अनुसूची में क्या है? सही है, संघीय क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में अगर हम बात करेंगे तो सही है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और 6ठी अनुसूची की बात करेंगे तो सही है, 4 राज्य के बारे में बताया। 4 राज्य याद रखिएगा, असम है, इसके बाद मेघालय है, इसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों की चर्चाएं की गई है।
इसके बाद 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में क्या है? सही है, केंद्र और राज्य के मध्य जो है बंटवारा किया गया, हाँ, शक्ति का विभाजन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। हालांकि इसको फिलहाल इस अनुसूची को निरस्त किया गया था ना। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे संघ सूची में तो टोटल कितना विषय? संघ सूची में अच्छा, अनुसूची ने भाग को ही किया गया, सही है। अनुसूची में तो यही है, और भाग की अगर हम बात करेंगे तो भाग को निरस्त किया गया और शायद 238 को निरस्त, आर्टिकल जो है 238 को निरस्त किया था, सही है। आर्टिकल 238 को निरस्त किया था और भाग 7 को निरस्त किया था। तो 7वीं अनुसूची को निरस्त नहीं किया है, जिसमें चर्चाएं हैं केंद्र का, राज्य का और समवर्ती सूची, जिसमें बताना है आपको संघ सूची में कितना विषय है वर्तमान में? 100, और अभी फिलहाल 100 है। अगर हम बात करेंगे आज़ाद भारत हुआ था उस समय में जो है भारत, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय में 97 विषय शामिल था, सही है। इसके बाद राज्य सूची में अगर वर्तमान की बात करें कितना विषय है? 61 है, और उस समय कितना था? 66। वर्तमान में अगर हम समवर्ती सूची की बात करें कितना है? 52 है, और उस समय में कितना था? 47। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघ सूची में कितना विषय है? 59 विषय। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में कितना विषय? राज्य सूची में 54 विषय, सही है, और समवर्ती सूची में 36 विषय। तो सेंट्रल में याद रखिएगा, यानी केंद्र में याद रखिएगा 59, राज्य में 54, इसके बाद समवर्ती में 36 विषय थे। इसके बाद बताइएगा 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई? सही है, भाषाओं की चर्चा की गई है। मूल संविधान में अगर हम बात करें कितना भाषा शामिल था? 14 भाषा था, सही है। 15वां भाषा कौन सा जुटा? सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया? सही है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। इसके बाद भी 16वां, 17वां और 18वां कौन सा भाषा था? यानी 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा था? सही है, शॉर्ट में नमक याद रखिएगा, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के तहत। और कब हुआ था? 1992 में। इसके बाद भी 4 भाषा को जोड़ा गया, जो कि कौन से संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था, सही है, 2003 में। और कौन कौन सी भाषा था? सही है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा। 22 भाषा हो जाएंगे। अंग्रेजी इसमें शामिल है या नहीं? नहीं है, याद रखिएगा, इंग्लिश नहीं है इसमें शामिल, सही है। राजस्थानी वो भी नहीं है, हाँ। इसके बाद बताइएगा, हाँ, वैसे वैसे क्षेत्रीय भाषा नहीं होता। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची को लेकर के, 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई? सही है, भूमि सुधार से किया गया है, सही है। इसके बाद बताइएगा, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा भी गया था ना, पहले संविधान संशोधन के तहत, पहले संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8 गो। ये पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। क्या इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है या नहीं दिया जाए? नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 2007 का एक रिपोर्ट आया, जजमेंट आया था, उसमें कहा गया जो है, जो मौलिक अधिकार को अगर हनन कर रहे हैं उस चीज़ के रूप में, तो उसमें दिया जा सकता है, और उसमें जो है न्यायालय फैसला ले सकती है। 2007 का ये था। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम। 284 अधिनियम है, 284 अधिनियम हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा, जिस समय में भारत का जो है संविधान, अगर हम बात करेंगे, भारत आज़ाद हुआ था देश का, और उस समय में जो है बताना है संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितना था? आज़ादी के बाद करें, ये सही बोल रहे हैं, 299 था। लेकिन जिस समय आज़ाद भारत हुआ और उस समय में सारा चीज़ हो रहा था, तो 284 सदस्य ही बचे थे। 15 गो सदस्य जो है गुजर गए थे, बूढ़े थे, मरूर गए थे बहुत। 229 और 70। देखिए, फिर से बता ही देते हैं, जब कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे ही संविधान सभा का गठन हुआ, और कैबिनेट मिशन ने कितना जो है उम्मीदवार के लिए जो है सीट आरक्षित किया था? 389 किया था, जिसमें ब्रिटेन प्रांत से कितना लिया गया? सही है, 292 था, और 4 चीफ कमिश्नर था। इसके बाद भी देशी रियासत की बात करते हैं तो कितना था? 93 था, सही है। लेकिन ये कब का था? तो ये पाकिस्तान और भारत के लिए दोनों इकट्ठा आया था। लेकिन जैसे अगर हम बात करें, उसमें चुनाव हुआ,
उस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। कांग्रेस को कितना मत मिला था? 208 मिला था। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73 मिला था। तो मुस्लिम लीग को कम सीटें मिला था, उसके कारण जो है सो वो अवैध घोषित करना स्टार्ट कर दिए। यानी कैबिनेट को भी कहा ये ठीक नहीं है। इसके बाद भी कई आरोप लगाया, कहा हमारा संविधान खुद का होना चाहिए। तो उसका भी संविधान मिला जो वर्तमान में देख रहे हैं पाकिस्तान को। जब भारत और पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद पुनर्गठन हुआ, जब 31 अक्टूबर को पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितना सीट आया? 299 सीट आया था। 299 सीट में ब्रिटिश प्रांत का कितना था? 229 सीट था और देसी रियासत का 70 सीट था। सही है, देसी रियासत का 70 था और ब्रिटिश प्रांत की बात करेंगे तो 229 था। लेकिन जिस समय में कानून मतलब हस्ताक्षर हो रहा था, या जिस समय में देश आज़ाद होने के बाद जो है पहला कैबिनेट का गठन हुआ था, उस समय में जो है टोटल सदस्य की संख्या मात्र और मात्र 284 रह गया था। बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो सिग्नेचर किए थे, वही तो बहुत सारे लोग थे जो गुजर गए थे। तो मात्र कितना किए थे? 284। और अभी भी देखे क्या, जो 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम? 284 अधिनियम। सही है, 284 अधिनियम था। इसके बाद देगा 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? दल बदल से संबंधित है। और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब हुआ? 1985 में हुआ था। 11वां अनुसूची की बात करें तो क्या शामिल है इसमें? पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1992 का अधिनियम था, 93 में ये लागू हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन नियम कब आया था? अधिनियम कब? 92 का ही अधिनियम था। अधिनियम दोनों 92 का ही, इस बात को याद, कहीं कहीं लिख दिया 93, लेकिन याद रखिएगा 92 का ही अधिनियम था, जो कि 74वां संविधान संशोधन कब का अधिनियम था? तो 1992 का अधिनियम था। और इसमें किसकी चर्चाएं हैं? नगर पालिका की चर्चाएं की गई है। सही है। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल? 29। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। सही है। इसके बाद भाग में देखिएगा, नागरिकता की अगर हम बात करते हैं किस भाग में? भाग 2 में है। सही है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 में। सही है। संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 में हो जाएंगे, नागरिकता 2 में हो जाएंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 1 से 4 तक आर्टिकल हो जाएंगे। नागरिकता की बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो 5 से 11। सही है। नागरिकता की बात करेंगे तो 5 से 11। और भारत में किस प्रकार की नागरिकताएं हैं? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से? सही है, ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता कहाँ का? अमेरिका आप संविधान में देख सकते हैं, और स्विट्जरलैंड के संविधान में भी आप देख सकते हैं। और लेकिन हुआ नहीं, किया ही गया था, किया गया था 2005 के दौरान, 5 या 7 में, 5 में ही आया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, निरस्त कर दिया गया था। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दोहरी नागरिकता अगर हम बात करेंगे तो आप अमेरिका में देख सकते हैं और स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार तो किस भाग में? सही है, भाग 3 है और आर्टिकल 12 से 35। और किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। सही है। राज्य के नीति निर्देशक किस भाग में? भाग 4 में है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 हो जाएंगे। सही है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। सही है। आयरलैंड के संविधान से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो लिया गया, बताइए तो। सही है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी है और एक चीज और है। 12 सदस्य को मनोनीत कर, सही बोल रहे हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। जो कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज, इस प्रकार साहित्य हो गया, ये सब लोग को जो है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। उसकी चर्चाएं जो है आयरलैंड के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की, अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सही है। इसके बाद रहेगा मूल कर्तव्य की बात करें किस भाग में? 4 का क में। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 51 का क है। तो इधर भी क, उधर भी क है। इसके बाद बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार स्वर्ण सिंह ही किए थे। इसके बाद बताइएगा, हाँ खुद किए थे। इसके बाद बताइएगा मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया। सही है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। सही है। जो कि 11वां कौन सा है? 6 से 14 वर्ष को शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया। सही है। हाँ, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा संघ की बात करें तो किस भाग में?
सही है, भाग 5 हो जाएंगे। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 52 से 151। हाँ, 52 से 151, क्योंकि आप 51 के क में तो मूल कर्तव्य को देख लिए थे, तो 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत आपका आ जाएगा संघ। और संघ किस भाग में? 5 में। राज्य किस भाग में? राज्य 6 भाग में। सही है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237 तक वर्णित है। सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र, यानी यूटी आप देख सकते हैं, ये किस भाग में है? भाग 8 में हो जाएंगे। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 239 से 242 तक हो जाएंगे। सही है, 239 से 42 तक। और जैसा कि 7वीं अनुसूची को बोले जो निरस्त कर दिया गया, तभी बोले थे। और 238 आर्टिकल जो था, 238 था, उसको निरस्त किया गया। क्या चीज? हाँ, ये सूची था। ये 7वीं जो है, 7वीं भाग में जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य वर्णित था, जिसको जो है आर्टिकल की बात करें तो 238 आर्टिकल में ये वर्णित था, जिसको निरस्त किया गया। तो 7वां भाग है, उसको निरस्त ही कर दिया गया, यही मानिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 8वां में, तो क्या देखें? यूटी को देखें। हाँ, इसके बाद 9वां भाग में क्या है? सही है, पंचायत से संबंधित है। और पंचायत की चर्चाएं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? सही है। पंचायत की अगर बात करेंगे तो 243 से 240 ओ तक देखते हैं। ओ तक याद रखिएगा, ओ तक देखते हैं। इसके बाद बताएगा ओ ABCD ओ होता है ना, वहां तक। इसके बाद बताएगा, और सब में जो है ABCD में सब चर्चाएं की गई है। ग्राम सभा हो गया, जैसे ग्राम सभा की बात करेंगे तो 243 के बी में इस प्रकार से चर्चाएं सब में किया गया। इसके बाद संरचना सी में, हाँ, इस प्रकार की बात किया गया। महिलाओं का आरक्षण डी में, हाँ, तो ये सब चीज दिया गया है। इसके बाद बताएगा, अगर हम नगर पालिका की बात करें किस भाग में? 9 का क में, 9 के क वही बोल रहे हैं, 9 के क में हो जाएंगे नगर पालिका। और सहकारी समिति की बात करेंगे तो 9 का ख हो जाएंगे। सही है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सही है, भाग 10 हो जाएंगे। अगर हम बात करें राज्य और राज्यों के बीच संबंध 11। सही है, राज्य एवं राज्यों के बीच संबंध की बात करेंगे तो भाग जो है आपका 11 हो जाएंगे। और आर्टिकल 245 से 263 तक हो जाएंगे। इसके बाद वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, सही है, 12 आर्टिकल हो जाएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की समागम, सही है, ये 13 हो जाएंगे। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 301 से लेकर के 307 तक है। हाँ, 301 से लेकर के 307 तक हो जाएंगे। संघ और राज्यों के अधीन सेवा, जैसे कि आप यूपीएससी देख सकते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, तो ये बताना है किस भाग में? भाग 14 में। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 308 से 323, 308 से 323 हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे अधिकरण, तो किस भाग में? 14 का क हो जाएंगे। सही है, 14 का क। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 323 का क और ख में वर्णित है। इसके बाद निर्वाचन की बात करें किस भाग में? भाग 15 में वर्णित है। और इसके बाद अगर हम बात करें कहां से कहां तक है तो 324 से 329 तक है। सही है, निर्वाचन 324 से 329 तक हो जाएंगे। कुछ वर्गों के लिए संबंध में जो है विशेष उपबंध दिया गया है। हाँ, जैसे नौकरी में अवसर दिया जाता है, तो ये बताना किस भाग में वर्णित है। सही है, भाग 16 में हो जाएंगे। वही आर्टिकल की बात करेंगे तो 330 से लेकर के 342 तक, आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक। इसके बाद राजभाषा है किस भाग में? सही है, राजभाषा भाग 17 में। और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक दिया गया है। सही है। इसके हिंदी भाषाओं को प्रोत्साहन देना 351 में। सही है, 351 हो जाएंगे। इसके बाद प्रकीर्णन की बात, सॉरी, आपात उपबंध की बात करें किस भाग में है? 18 में हो जाएंगे। और आपात उपबंध किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो कितना? 352 से 360 हो जाएंगे। सही है, 352 से 360 हो जाएंगे। अब तक जो है आपातकाल कितना बार लगा? 3 बार। ध्यान दीजिएगा, पहली बार कब लगा था? गलत, ध्यान दीजिएगा, गलत एक दिन बोला गया था और आप लोग का ही जबरदस्ती था वो। ध्यान दीजिएगा, पहला बार 62 में लगा था, भारत चीन के युद्ध के दरमियान लगा था, 62 में लगा है। इसके बाद 1971 में लगा, इसके बाद 1975 में लगा। तो याद रखिएगा 1962, एक बार हम भी मिस कर गए थे और आप लोग थोड़ा ज्यादा फोर्स उधर से कर रहे थे। तो हाँ, तो 1962 में पहली बार। इसके बाद जो हम फिर बाद में देखे थे, ध्यान दिए थे इस बात पे। और देखिएगा 1-2 प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो वीडियो देखते हुए, नहीं भी देखेगा तो उसको लास्ट में देखिएगा, जो कमेंट में हम कर देते हैं। हाँ, हर वीडियो में अगर हो सकता है ऐसा गलत अगर बोला जाता है तो हम कर देते हैं। तो वो जो है आपका 1962 में लगा था, भारत चीन युद्ध के दरमियान ही लगा था। और दूसरी बार की बात करेंगे तो 1971 में। और तीसरी बार की बात करेंगे तो 1975 में लगा था। इसके बाद बताइएगा प्रकीर्णन।
प्रकीर्ण भाग 19 में है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 67 तक, 361 से 67 तक होंगे, सही है, 361 से लेकर के 367 तक। इसके बाद बात करना है संविधान संशोधन किस भाग में, भाग 20 में है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 368 में है, सही है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध भाग 21 में हो जाएंगे और आर्टिकल की बात करेंगे तो 369 से 392 हो जाएंगे, सही है, 369 से 392 हो जाएंगे। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के पाठकृत का निरसन भाग 22 में है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 393 से 395 हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे मूल संविधान में कितना भाग था, 22 भाग था। अगर वर्तमान दृष्टि से अगर हम देखें तो गिनती के आधार पे अगर हम देखेंगे तो 25 ही है, लेकिन मूल संविधान पूछे तो 22 ही रहेगा, मूल अगर पूछेगा तो 22 ही है। अगर हम बात करेंगे कौन से ऐसे जो हुए थे जो जोड़ा गया था, कौन कौन सा ऐसा भाग में जोड़ा गया ताकि 25 पूरे, सही है, 4 का को, 9 का को, 9 का खो, 14 का को, तो 4 जोड़ा गया है। यानी देखेंगे तो फिर कहेंगे 22 4 26 होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा 7वें को तो निरस्त भी किया, इसलिए घट के फिर कितना आ गया, 25 आ गया ना, 25 आ गया। तो 4 का क जोड़ा गया, 9 का क जोड़ा गया, 9 का ख जोड़ा गया, 14 का क जोड़ा गया। हाँ, जिसमें हम देखें 4 के क में जो है मूल कर्तव्य की चर्चाएं की गई थी, 9 के क में इसके बाद नगर पालिका की चर्चाएं की गई है, 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चाएं की गई है, इसके बाद भी 14 के क में अगर हम बात करते हैं तो किसकी चर्चाएं की गई है, अधिकरण की चर्चाएं की गई है। इसके बाद बच गया, टाइम हो गया, आज छोड़ देते हैं क्या, ठीक।